नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। जब मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 की मैथ, जहां हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज 14.1। यह एक्सरसाइज अपने क्लास 10 के सिलेबस की लास्ट एक्सरसाइज है और इसके साथ ही अपने जो क्लास 10 का सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि आज की इस क्लास के अंदर उसे हम कंप्लीट पढ़ लें। तो क्लास के एंड तक इसके साथ बने रहना है। क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना है। चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है अपने पास कि निम्नलिखित कथनों को पूरा करना है। यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई है, कहीं पर फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो हमें कंप्लीट करने हैं। पहला कहा है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होता है। यानी किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का योग किसके बराबर आता है? दोनों का योग है वो 1 के बराबर आता है। हम कहते हैं हाँ प्लस ना बराबर कितना आता है? 1। हाँ मतलब किसी घटना के होने की प्रायिकता, ना मतलब किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का अगर हम योग करते हैं तो वहां पर कितना आता है? 1 आता है। तो यहां पर एज अ रिजल्ट हमें क्या लिखना है? ये हो जाएगा 1। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं होगी, यानी जिसका घटित होना संभव ही नहीं है, उसकी प्रायिकता क्या होती है? उसकी प्रायिकता होती है 0। और ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? क्योंकि वो घटना घटित ही नहीं हो सकती इसलिए उसे हम असंभव घटना कह सकते हैं। वो घटना क्या कहलाती है? असंभव घटना। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है उसे हम क्या कहते हैं? कि वो घटना निश्चित रूप से घट जाएगी। उस घटना का घटित होना बिल्कुल फिक्स है, उसको हम निश्चित घटना कहते हैं और उसकी प्रायिकता क्या लिखी जाती है? 1 लिखी जाती है। हमने कहा था कि प्रायिकता को हम 3 संदर्भों में पढ़ते हैं कि कोई घटना घटित नहीं होगी यानी उसकी प्रायिकता 0, कोई घटना है उसका घटित होना फिक्स है तो उसकी प्रायिकता 1 और बाकी के जो मान हैं वो उनके बीच में आएंगे। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान 1 और बाकी के सारे मान है वो 0 और 1 के बीच वाले। न तो 0 से नीचे जाना है न ही 1 से ऊपर जाना है। तो 0 से लेकर 1 तक जो भी मान होते हैं वो सारे के सारे प्रायिकता के मान होते हैं। अगर घटना घटित नहीं हो सकती, उसका घटित होना संभव नहीं है, वह असंभव घटना कहलाती है, उसकी प्रायिकता 0 कहलाएगी। और अगर कोई घटना है वो 100% घट जाएगी, यानी जिसके घटने की संभावना 100% है, यानी वो फिक्स है कि वो घटना घटित होगी, उसके लिए हम प्रायिकता का मान कितना लिखते हैं? 1 लिखते हैं। और बाकी प्रायिकता के जो भी मान है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होते हैं। तो उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता कितनी लिखेंगे? 1। और ऐसी घटना क्या कहलाती है? वह निश्चित घटना कहलाएगी, यानी फिक्स है। वह घटना क्या कहलाएगी? निश्चित घटना। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, अगर हम कोई प्रयोग कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट है, वहां पर उसके जो प्रारंभिक प्रायिकता हम पूछ रहे हैं उन सभी का अगर योग करेंगे तो उन सभी का योग कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे हम सिक्का उछाल रहे हैं तो वहां पर प्रारंभिक प्रायिकता क्या होगी? एक तो हेड आने की प्रायिकता पूछेंगे और एक टेल आने की प्रायिकता। तो हेड आने की प्रायिकता प्लस टेल आने की प्रायिकता दोनों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहां से उन सभी का योग हम लिख देंगे 1। किसी घटना की प्रायिकता से छोटी या उसके बराबर होती है, किससे छोटी और उसके बराबर होती है? तो 1 से छोटी होती है या फिर 1 के बराबर होती है, तथा से बड़ी या उसके बराबर होती है, 0 से बड़ी होती है या 0 से बराबर होती है। तो 2 ब्लैंक्स थे, एक के अंदर 1 भरना है, एक के में 0। यहां पर कहा है से छोटी, तो किससे छोटी होती है? 1 से। और बराबर भी बोला है यानी 1 के बराबर भी होती है। और से बड़ी बोला है तो किससे बड़ी? 0 से बड़ी या फिर 0 के बराबर। यहाँ पर प्रायिकता योग आ गया 1, तो जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता 0 और उसे क्या कहते हैं? असंभव घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं? समप्रायिक यानी ऐसे परिणाम जिनकी अगर हम प्रायिकता निकालें तो प्रायिकता के मान है वो बराबर आएंगे। कोई हमने प्रयोग किया, वहां से अपने पास 2 प्रायिकता निकली, दोनों प्रायिकताओं के मान अगर बराबर आते हैं तो जो दोनों परिणाम थे वो कैसे कहलाएंगे? समप्रायिक। यानी उन परिणामों की जो प्रायिकता है वो कैसी आ रही है? बराबर आ रही है। जैसे एक सिक्का उछाला है तो वहां पर हेड आने की प्रायिकता और टेल आने की प्रायिकता
दोनों की प्रायिकता कैसी रहती है, बराबर। तो ये जो सिक्का उछालने की घटना है ये अपने पास समप्रायिक घटना है। ये घटना कैसे कहलाएगी, समप्रायिक घटना। कुछ सवाल दिए गए हैं। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। कहा है कि ये जो घटना है ये समप्रायिक है कि नहीं है, कि जैसे कार चलाने का प्रयास किया गया वो चालू होगी कि नहीं होगी। अब कार का चालू होना या ना होना ये तो उस कार की कंडीशन पे डिपेंड करेगा, कि कार अगर सही है तो वो चालू हो जाएगी और खराब है तो चालू नहीं होगी, चाहे कितनी भी बार प्रयास किया जाए। तो किसी कार का चलना या न चलना उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, यानी यहां पर ये जो घटना है ये समप्रायिक घटना नहीं है, तो इसको हम कहेंगे यह समप्रायिक घटना नहीं है। दूसरा देखना, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती। पूछा ये घटना समप्रायिक है या नहीं है। अब खिलाड़ी अगर प्रयास कर रही है और जो खिलाड़ी है वो अगर एक्सपर्ट है तो उसके अधिक चांस रहेंगे कि वो हर प्रयास के अंदर बॉल को बास्केट के अंदर डाल दे। जबकि अगर अपने जैसा कोई खिलाड़ी वहां पर चला जाए जिसको ढंग से खेलना आता ही नहीं है, जिसने बास्केटबॉल को कभी पकड़ा ही नहीं, वो जाकर अगर प्रयास करेगा तो क्या उसके चांस है कि बॉल जो है वो बास्केट में चली जाएगी। तो यहां पर जो हम बॉल को बास्केट में डाल रहे हैं तो वो बॉल बास्केट में जाएगी या नहीं जाएगी ये खिलाड़ी के स्किल पे डिपेंड करता है। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, खिलाड़ी के स्किल पर। अगर अच्छा खिलाड़ी है तो हर बॉल बास्केट में चली जाएगी, और कोई खराब खिलाड़ी है जिसको खेलना नहीं आता है तो वो चाहे कितने ही प्रयास कर लें बॉल है वो बास्केट के अंदर नहीं जाएगी। तो ये खिलाड़ी के स्किल पर डिपेंड करता है। यहाँ पर ये जो परिणाम होंगे ये अपने पास समप्रायिक नहीं होंगे, यानी ये भी समप्रायिक घटना नहीं है। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है। अब यहां पर हमें किसी भी स्किल वगैरह की जरूरत नहीं है। अगर सवाल पूछा गया है उसके दो ही जवाब दे सकते हैं, या तो हाँ या फिर ना, यानी सत्य या फिर असत्य। अगर हमने जवाब दिया तो सत्य आने की प्रायिकता 1/2 और असत्य आने की प्रायिकता वो भी 1/2। यहाँ पर कोई स्किल वगैरह की जरूरत नहीं है। दोनों के जो परिणाम हैं उन दोनों परिणामों की प्रायिकता निकालेंगे तो दोनों प्रायिकताओं के मान 1/2 1/2 ही आएंगे, यानी ये जो घटना है वो कैसी है, समप्रायिक घटना है, यानी ये अपने पास समप्रायिक है। अगला, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की है। अगर बच्चे का जन्म हो रहा है तो वहां पर दो ही अपने पास पॉसिबिलिटी है, या तो वो बॉय होगा या फिर गर्ल होगा। तो लड़का होने की प्रायिकता भी 1/2, लड़की होने की प्रायिकता भी 1/2, यानी ये घटना भी समप्रायिक घटना है। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि पहली घटना है वो समप्रायिक नहीं थी। क्यों? क्योंकि कार का चालू होना या चालू ना होना उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर कार बिल्कुल खटारा है तो चाहे कितना ही प्रयास कर लिया जाए वो कभी चालू नहीं होगी, और अगर एकदम बढ़िया है उसकी कंडीशन अच्छी है वो चालू हो जाएगी। तो यहाँ पर किसी कार का चालू होना या ना होना उसकी कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। दूसरे सवाल के अंदर बॉल का बास्केट में जाना या न जाना ये खिलाड़ी की स्किल पर डिपेंड कर रहा है, यानी ये दोनों जो घटना है वो समप्रायिक घटना नहीं है। जबकि यहाँ पर ये दोनों घटना है वो समप्रायिक है, क्योंकि सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जा रहा है। तो यहाँ तो जवाब दिया गया वो सत्य है या फिर असत्य है, तो दोनों की प्रायिकता है वो 1/2 1/2, यानी ये घटना समप्रायिक घटना है। यहाँ पर पूछा एक बच्चे का जन्म होता है तो वहां पर दो ही पॉसिबिलिटी, क्या तो बॉय या फिर गर्ल। बॉय होने की प्रायिकता भी 1/2, गर्ल होने की प्रायिकता भी 1/2, यानी ये घटना भी समप्रायिक है। अगला, खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। कि जैसे अपने कोई गेम स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मली एक टॉस किया जाता है, तो वो टॉस ही क्यों करते हैं? क्या उसकी जगह किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को उछाला नहीं जा सकता? सिक्का ही क्यों उछाला? तो उसके लिए भी रीजन है कि जब हम सिक्का उछालते हैं तो वहां पर अपने पास हेड आना और टेल आना, कि जो दोनों परिणाम हैं उन दोनों परिणामों की जो प्रायिकता है वो बराबर होती है, यानी ये जो परिणाम है वो समप्रायिक होते हैं। हेड आने की प्रायिकता भी 1/2, टेल आने की प्रायिकता भी 1/2, यानी वहां पर किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होता है, क्योंकि जो सिक्का वहां पर चुना जाता है वो अनभिन्नत होता है। अनभिन्नत यानी अनबायस, अनबायस मतलब बिना पक्षपात के। एक सिक्का और भी होता है जिसे हम अभिन्नत कहते हैं, यानी वो बायस होता है। उस सिक्के का निर्माण ऐसे किया जाता है कि वो एक तरफ ज्यादा गिरता है, जैसे हेड और टेल दो फलक हैं, तो अभिन्नत सिक्का ऐसा होता है जिसके अंदर या तो हेड आने की प्रायिकता अधिक होती है या फिर टेल आने की प्रायिकता अधिक होती है।
जबकि जो अनभिन्नत सिक्का होता है उसमें हेड तथा टेल दोनों के आने की प्रायिकता बराबर रहती है। और नॉर्मली जो टॉस करते हैं वहां पर सिक्का होता है वो अनभिन्नत होता है, यानी अनबायस, जो किसी का भी पक्ष नहीं लेता है, वो पक्षपात से मुक्त होता है। यानी हेड आने की प्रायिकता भी 1/2 रहती है, टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 रहती है। अगर आपको इसका आंसर लिखना है तो आप किस प्रकार से लिखेंगे? तो हम कहेंगे जब हम सिक्का उछालते हैं तो वहां पर जो परिणाम होते हैं वो समप्रायिक होते हैं। हेड आने की प्रायिकता भी 1/2 और टेल आने की प्रायिकता भी 1/2, इसलिए वहां पर सिक्का उछाला जाता है। अगर हम कोई और वस्तु उछालते हैं तो वहां पर परिणाम समप्रायिक हो, ये जरूरी नहीं है। तो इसीलिए फुटबॉल के अंदर जब भी गेम स्टार्ट किया जाता है तो कौन सी टीम पहले बॉल लेगी उसके लिए सिक्का उछाला जाता है। आप ये भी लिख सकते हैं कि वहां पर जो सिक्का काम में लेते हैं वो अनभिन्नत होता है, यानी वहां पर हेड आने की प्रायिकता और टेल आने की प्रायिकता दोनों बराबर रहती है, इसीलिए वहां पर सिक्के का इस्तेमाल किया जाता है। जो परिणाम होते हैं वो समप्रायिक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? हम कहते हैं कि जो प्रायिकता है वो 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। 0 और 1 के बीच में कोई भी मान होगा वो चलेगा। यहां पर लिखा है 2/3, यानी 2 के अंदर 3 का भाग देना है, तो अपने पास लगभग 0.6666 ये वाला सीक्वेंस चलता रहेगा, तो उसको हम 0.67 लिख सकते हैं। ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये प्रायिकता हो जाएगी। और नॉर्मली याद रखना है कि जब भी कोई संख्या अंश तथा हर में लिखी है तो हर का मान है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए प्रायिकता के लिए। प्रायिकता के लिए हर का मान हमेशा कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर भी हर का मान कैसा है? बड़ा है, यानी ये प्रायिकता का मान हो जाएगा। क्योंकि अगर हर का मान छोटा हो जाएगा तो जैसे ही हम अंश के अंदर किसी छोटी संख्या का भाग देंगे तो मान है वो 1 से बड़ा आएगा, और 1 से बड़ा मान आ गया मतलब वो प्रायिकता नहीं हो सकती। इसलिए जब भी प्रायिकता का मान बटे में लिखा हो तो ध्यान देना है कि हर का मान है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। -1.5, अब माइनस के अंदर आ गया मतलब 0 से छोटा है, ये प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। ये 15% प्रायिकता हो जाएगी। परसेंटेज का साइन हटाएंगे, बटे में क्या आ जाएगा? 100, यानी 15/100, हर का मान बड़ा है यानी प्रायिकता हो जाएगी। 0.7, 0 से बड़ी 1 से छोटी है, और 2/3 यहाँ पर भी हर का मान बड़ा है। देखना जब भी परसेंटेज लिखा हुआ है तो 100% तक अगर मान लिखा हुआ है तो वो सही है। अगर 100 से ऊपर परसेंटेज लिखे हुए हैं यानी वो प्रायिकता का मान नहीं है। जैसे लिखा है 101%, तो परसेंट का साइन हटाएंगे, बटे में क्या आ जाएगा? 100, तो 101/100। अब 101 में 100 का भाग देंगे तो मान है वो 1 से बड़ा आएगा, यानी वो प्रायिकता का मान नहीं होगा। तो अगर परसेंटेज में भी लिखा हुआ है तो अधिकतम 100% हो सकता है, 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है? हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, दोनों का योग कितना आता है? 1 आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी घटना के होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार यानी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का योग कितना आता है? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखा है, यानी इसकी जगह रख देनी है वैल्यू 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार बराबर आ जाएगा 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार ये आ जाएगा 1 माइनस 0.05। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार घटाएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 0.95। ये आ गया अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार ही पूछा गया है, ई नहीं यानी ई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है? थैले के अंदर जो भी गोलियां वो सारी की सारी नींबू की महक वाली है, यानी लेमन फ्लेवर की है। और पूछा है कि जो गोली बाहर आई है वो ऑरेंज फ्लेवर की है। तो अंदर जो भी गोली है वो तो सारे नींबू की महक वाली है, क्या संतरे की महक वाली अंदर कोई गोली है? अंदर संतरे की महक वाली कोई भी गोली नहीं है। तो क्या जब हम कोई गोली बाहर निकालेंगे तो वो संतरे की महक वाली होगी? वो गोली है वो संतरे की महक वाली नहीं होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल असंभव घटना है। और अगर घटना असंभव है तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? उसकी प्रायिकता हो जाएगी 0। यानी ये जो पहला सवाल है उसके अंदर जो घटना पूछी गई है
वो असंभव घटना है और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? प्रायिकता होती है 0। दूसरा सवाल, कहा नींबू की महक वाली गोली है। अब अंदर जो भी गोली है वो सारी की सारी नींबू की महक वाली है। अगर आप कोई भी गोली निकालेंगे, हर बार जो गोली आपके हाथ में होगी वो नींबू की महक वाली होगी। यानी फिक्स है कि आप चाहे कितनी ही बार वहां से गोली चुन ले, हर बार आपके हाथ में जो गोली आएगी वो नींबू की महक वाली गोली होगी। यानी ये जो घटना है वो फिक्स है, यानी निश्चित घटना है, और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। तो दूसरे सवाल के अंदर जो घटना पूछी गई है वो निश्चित घटना है, और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो होती है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। नहीं होने की प्रायिकता दी गई है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार दिया हुआ है। कितना है? 0.992। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पूछा गया है। हम लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, दोनों का योग कितना आता है? 1 आता है। ई बार दिया हुआ है तो ई बार की वैल्यू रख सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस 0.992 बराबर 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.992। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर आ जाएगा 0.008। ये फॉर्मूला अपने लिए इंपॉर्टेंट है। किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का योग कितना आता है? 1। दोनों में से अगर एक मान दिया है तो दूसरे मान को हम ज्ञात कर सकते हैं। जो बार है वो बताता है कि किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता क्या है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद है वो लाल रंग की हो। तो कुल गेंदें देख लेनी है कितनी है। लाल गेंद कितनी है? लाल गेंद है 3। काली गेंद कितनी है? काली गेंद है 5। और टोटल मिलाकर गेंदें कितनी है? कुल गेंद है अपने पास 8। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद है वो लाल रंग की हो। यानी पहले सवाल के अंदर जो घटना बोली है वो क्या है? लाल गेंद हो। तो ई के परिणाम कितने अपने पास? घटना जो बोली गई है उसके परिणाम कितने हैं? घटना है लाल गेंद होना, तो लाल गेंद कितनी है? लाल गेंद 3 है, तो घटना के परिणाम हो जाएंगे 3। और कुल गेंद है, ये अपने पास कुल परिणाम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है, क्या हो जाएगा? घटना के परिणाम बटे में कुल संभावित परिणाम। अब घटना के परिणाम कितने हैं? 3 हैं, और कुल परिणाम कितने हैं? 8। यानी प्रायिकता आ जाएगी 3/8। दूसरा सवाल बोला है लाल गेंद नहीं हो। अब लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात कर चुके हैं, नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। 2 तरीके से हल कर सकते हैं। कहा लाल गेंद नहीं है, अब लाल नहीं है तो कैसी गेंद है? काली गेंद है। यानी इनडायरेक्टली यहां पर पूछा है कि काली गेंद होने की प्रायिकता क्या है। लिखा हुआ है कि लाल गेंद नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि गेंद कैसी है? काली है। यानी काली गेंद होने की प्रायिकता पूछी गई है, तो यहां पर काली गेंद होने की प्रायिकता निकाल सकते हैं। तो वो प्रायिकता और लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये कि लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात कर चुके हैं, नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, दोनों का योग कितना आता है? 1। उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार पूछा गया है, तो लिख देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार कितना आता है 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना लिख चुके हैं हम 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार बराबर 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार बराबर 1 माइनस 3/8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार आ जाएगा 5/8। अगर हम यहाँ से निकालते कि काली गेंद होने की प्रायिकता क्या है, तो काली गेंद वहाँ पर घटना हो जाती, और घटना के परिणाम कितने होते हैं 5, और कुल परिणाम कितने होते हैं 8, तो भी प्रायिकता कितनी लिखते हैं 5/8। दोनों तरीके में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता कि निकाला गया कंचा लाल है। यानी यहां पर भी कुछ चीजें लिखी हुई हैं। लाल कंचे कितने हैं, लाल कंचे अपने पास 5, सफेद कंचे हैं 8, हरे कंचे वो अपने पास 4। कुल कंचे कितने हैं, कुल कंचे यानी कुल परिणाम, कुल परिणाम क्या हो जाएंगे 5, 8, 13 और 4 17। अब पहले सवाल के अंदर घटना क्या बोली है कि निकाला गया कंचा है वो लाल हो, यानी लाल रंग का कंचा, ये घटना है और इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इस घटना के परिणाम कितने हैं कि लाल रंग के अपने पास कंचे कितने हैं टोटल मिलाकर, तो वो कंचे अपने पास 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ज्ञात करनी है, लिखेंगे घटना के परिणाम और बटे में आ जाएगा कुल परिणाम। कुल परिणाम लिखे या कुल संभावित परिणाम लिखे। घटना के परिणाम कितने हैं 5 और कुल परिणाम कितने हैं 17, तो प्रायिकता हो जाएगी 5/17। दूसरा क्वेश्चन सफेद है, यानी अब की बार घटना क्या बोली है कि ई बराबर हो जाएगा सफेद रंग का कंचा, और सफेद रंग के कंचे कितने हैं 8 और कुल परिणाम कितने हैं 17, तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी 8/17। तीसरा बोला है हरा नहीं है। अब हरा नहीं है इसका मतलब वो कैसे हैं, लाल है और सफेद है, तो लाल और सफेद टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे 13 और कुल परिणाम कितने हैं 17, यानी प्रायिकता हो जाएगी 13/17। एक तरीका तो ये कि हरा नहीं है इसका मतलब लाल और सफेद है। एक तरीका क्या है कि पहले हम हरा कंचा होने की प्रायिकता निकाल दें और एक में से उसको घटा दें, तो हरा नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। यानी इसको अब की बार अलग तरीके से करते हैं। घटना हम लिखते हैं अब की बार हरा कंचा होना, तो घटना के परिणाम यानी हरे कंचे है कितने 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी हरा कंचा होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 4/17। हमें ज्ञात करना है हरा कंचा नहीं होना, यानी ई के ऊपर बार, तो 1 माइनस 4/17 आ जाएगा 13/17, यानी ये अपने पास हो जाएगा हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता। आप यहाँ से डायरेक्ट ई बराबर लिख सकते थे हरा कंचा नहीं होना। अब हरा कंचा नहीं है मतलब क्या है लाल और सफेद, तब ई के परिणाम कितने आते 13 आते और प्रायिकता हो जाती डायरेक्ट 13/17। हमने क्या किया पहले हरा कंचा होने की प्रायिकता ज्ञात कर दी और उसको एक में से घटा दिया। एक में से घटाया इसका मतलब हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज किया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार बराबर 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार घटाना था, ई बार निकालना था, तो एक में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को हमने घटा दिया। एक में से 4/17 घटाया है और 4/17 क्या था
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। आप चाहे तो यहाँ साइड में लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार बराबर कितना होता है 1। इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पर इस्तेमाल किया और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार कितना निकाला 13/17। अगला सवाल, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। तो पहले सिक्के लिख लेते हैं कितने कितने हैं। 50 पैसे के सिक्के, तो कहा है 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं 50। 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं 20। 5 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के हैं 10। और टोटल मिलाकर सिक्के कितने हो गए, अब जो भी सिक्का निकालेंगे वो टोटल में से निकालेंगे। तो जब भी हम प्रायिकता निकाल रहे हैं तो अपने पास जो टोटल सिक्के हैं और टोटल रिजल्ट है अपने पास, तो वो अपने पास कुल परिणाम कहलाएंगे। तो कुल सिक्के कहें या फिर कुल परिणाम कहें, ऐड कर देते हैं सभी को। 100 50 150, 20 170, 10 180। अब पहले सवाल में घटना क्या बोली गई है, घटना है कि 50 पैसे का सिक्का होगा, 50 पैसे का सिक्का। तो ई के परिणाम कितने हो जाएंगे, ई के परिणाम यानी 50 पैसे के सिक्के के परिणाम। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 100। प्रायिकता ज्ञात करनी है ई की। देखना बार बार हम फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, आपको हर सवाल के अंदर फॉर्मूला लिखना है। हम यहाँ बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब एग्जाम के अंदर सवाल आता है तो वहां पर आपको फॉर्मूला लिखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है घटना के परिणाम बटे में कुल परिणाम। घटना के परिणाम कितने हैं 100 और कुल परिणाम कितने हैं 180। काट सकते हैं, 20 से काटा, ये कटा 5 बार और ये कटा 9 बार, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगी 5/9। दूसरा सवाल, 5 रुपए का नहीं होगा। अब 5 रुपए का नहीं है यानी ये वाले सिक्के नहीं है, यानी 2 रुपए का हो सकता है, 1 रुपए का हो सकता है और 50 पैसे का सिक्का हो सकता है। यानी घटना के परिणाम है वो कितने हो जाएंगे 100 50 20, यानी 170 और कुल परिणाम कितने रहेंगे 180। तो ई बराबर 5 रुपए का सिक्का नहीं होना, 5 रुपए का सिक्का नहीं होना, यानी घटना के परिणाम क्या हो जाएंगे, घटना के परिणाम यानी 5 रुपए का सिक्का नहीं है। अब 5 रुपए का सिक्का नहीं है मतलब 50 पैसे का है, 1 रुपए का है और 2 रुपए का है, यानी 100 प्लस 50 प्लस 30 कितना हो जाएगा 170। प्रायिकता लिखते हैं, प्रायिकता हो जाएगी घटना के परिणाम बटे कुल परिणाम। अब कुल परिणाम तो फिक्स है 180 आएगा और घटना के परिणाम कितने हैं 170। 0 से 0 कट गया, यानी आ जाएगा 17/18। सिंपल सवाल है, ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। 2 चीज़ें लिखनी है, कुल परिणाम कितने हैं वो और घटना क्या है वो, और घटना के परिणाम क्या होते हैं। अगर ये चीज़ें लिख दी मतलब आराम से प्रायिकता लिख सकते हैं। अगला सवाल, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है, उसमें से एक मछली यादृच्छिक उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है।
दो चीजें हैं, नर मछली और मादा मछली। तो नर मछली कितनी है? नर मछली है 5 और मादा मछली कितनी है? वो है अपने पास 8। जो दुकानदार है उसके पास कुल मछली कितनी है? कुल मछली है 5 + 8 यानी 13। अब उसे देने के लिए जो भी वो मछली निकालेगी उन 13 में से निकालेगी, यानी ये उसके पास कुल परिणाम अवेलेबल है। तो लिख सकते हैं कुल मछली कहें या फिर कुल परिणाम कहें, वो कितने हो जाएंगे? 13। ये आ गया अपने पास कुल परिणाम। अब बोला है कि उसमें से एक मछली उसे देने के लिए निकाल रही है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है, यानी घटना क्या बोली है? नर मछली होना, ये घटना है। घटना क्या है? नर मछली होना। तो घटना के परिणाम कितने हैं, यानी उसके पास नर मछली है कितनी? तो घटना के परिणाम हो जाएंगे 5। ई की प्रायिकता ज्ञात करनी है, घटना के परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो घटना के परिणाम तो 5 हैं और कुल परिणाम कितने हैं? 13। तो प्रायिकता हो जाएगी 5/13। ई का मतलब है इवेंट, इवेंट यानी घटना। तो घटना क्या बोली है? नर मछली होना, जिसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। और उसके परिणाम कितने हैं, क्योंकि घटना के परिणाम लिखने पड़ेंगे। तो घटना के परिणाम कितने हैं? 5 हैं, क्योंकि घटना क्या थी? नर मछली होना, और नर मछली कितनी है? 5 है, तो वो घटना के परिणाम हो गए। और टोटल मिलाकर जो मछलियां हैं वो अपने पास कुल परिणाम कहलाएंगे। तो कुल परिणाम हो गए 13, प्रायिकता होगी 5/13। सवाल नंबर 12 कि संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यानी जब हम तीर को घुमा रहे हैं तो उस तीर के किसी संख्या पर आने की प्रायिकता पूछी है। तो वहां पर वो तीर है वो कितनी संख्या पर आ सकता है, उसके पास टोटल रिजल्ट कितने अवेलेबल है? आगे उसके पास 8 ऑप्शन है, यानी 8 परिणाम हो सकते हैं, यानी कुल परिणाम हो जाएंगे अपने पास 8। तो लिख देना है कुल संभावित परिणाम। 8 में से किसी एक संख्या पर आ सकता है, तो जो कुल संभावित परिणाम है वो कितने हो गए हैं? 8। यानी अब आप प्रायिकता का मान लिखेंगे तो जो कुल परिणाम होंगे उसकी जगह कितना लिखना पड़ेगा? 8 लिखना पड़ेगा। बोला यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है? ये तीर इंगित करेगा 8 को। यानी पहले सवाल के अंदर घटना क्या है? 8 को इंगित करना, 8 को इंगित करना। यानी जो तीर है वो जाकर कहां पर रुकेगा? 8 पर। तो अपने पास जो टोटल रिजल्ट है उसमें 8 कितनी बार आ रहा है? तो 8 अपने पास केवल एक ही बार आ रहा है। यानी ई के अगर हम परिणाम लिखेंगे, ई के अगर हम परिणाम लिखने जाएं तो ए यानी घटना। घटना क्या है? 8 को इंगित करना। तो 8 कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है, तो घटना का परिणाम हो जाएगा 1। और अगर इसी घटना की हम प्रायिकता निकालने जाएं तो घटना का परिणाम 1 और बटे में कुल परिणाम 8, तो प्रायिकता आ जाएगी 1/8। दूसरा सवाल। अब दूसरे सवाल में क्या घटना बोली गई है? एक विषम संख्या को इंगित करेगा। यानी अब की बार ई क्या है? विषम संख्या को इंगित करना। और विषम संख्या कितनी है? विषम संख्या कितनी है यानी घटना के परिणाम कितने हैं? विषम संख्या 1 3 5 7, यानी अपने पास यहां पर 4 विषम संख्या है। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो घटना के परिणाम 4 और कुल परिणाम तो कितने लिखे जाएंगे? 8। प्रायिकता आ जाएगी 1/2। सवाल नंबर 3। अब तीसरे के अंदर क्या घटना बोली गई है? तीसरे के अंदर बोला गया है 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। यानी 2 से बड़ी संख्या, ये अब की बार घटना है। 2 से बड़ी संख्या ये घटना है। तो घटना के परिणाम कितने हो जाएंगे? 2 से बड़ी संख्या 3 4 5 6 7 8,
यानी घटना के परिणाम हो गए 6। इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। घटना के परिणाम 6, कुल परिणाम 8, 2 से काटा तो आ गया 3/4। सवाल नंबर 4, उसके अंदर घटना क्या दी गई है? 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। अब देखना, जैसे ही हम उस तीर को घुमा रहे हैं तो हर बार जो संख्या आएगी वो 9 से छोटी ही रहेगी, कभी 9 से बड़ी संख्या नहीं आएगी। यानी ये अपने पास एक निश्चित घटना है, और निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी कहलाती है? 1। आप चाहे तो इसको सवाल के रूप में ऐसे लिखें कि ई बराबर है 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या। तो घटना के परिणाम क्या हो जाएंगे? 9 से छोटी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी होगी टोटल? 8। इसकी अगर प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो घटना के परिणाम 8, कुल परिणाम भी 8, कितना आ जाएगा? 1। अब 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो घटना है वो निश्चित घटना थी, जो भी संख्या आएगी वो हर बार 9 से छोटी होगी, इसलिए इसकी प्रायिकता कितनी आई? 1 आ गई। नेक्स्ट सवाल, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सवाल क्या क्या बोले गए हैं? एक पासे को एक बार फेंका है। अब जैसे एक पासे को एक बार फेंक दिया तो वहां पर अपने पास कुल परिणाम आ जाएंगे। कुल परिणाम क्या आएगा? 1 2 3 4 5 और 6। यानी इसकी जो प्रतिदश समष्टि बनेगी वो होगी 1 2 3 4 5 6। यानी यहां से कुल संभावित परिणाम अपने पास आ गए 6। कुल संभावित परिणाम क्या आ गए? 6। अब पहले सवाल के अंदर घटना क्या बोली है कि काय के उस पर आने वाली जो संख्या है वो एक अभाज्य संख्या है। यानी घटना क्या बोली है? एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। तो घटना के परिणाम लिख देते हैं कि अभाज्य संख्या के परिणाम कितने हैं। अब इसके अंदर अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? अब एक को आप अभाज्य संख्या नहीं गिनेंगे, क्योंकि एक न तो भाज्य होती है न ही अभाज्य होती है। एक है वो विशेष संख्या कहलाती है, तो एक को अभाज्य या भाज्य के अंदर शामिल नहीं करना है, इसको विशेष संख्या के रूप में लिखोगे। यानी इसके अंदर जो पहली अभाज्य संख्या होगी वो होगी 2, फिर 3 और फिर 5। यानी लिख सकते हैं 2 3 और 5, यानी कितने हो गए? 3। घटना के परिणाम कितने आ गए? 3। अब इसकी प्रायिकता लिखनी है, यानी घटना के परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो घटना के परिणाम कितने हैं? घटना के परिणाम 3 हैं, और कुल परिणाम कितने हैं? 6। 3/6 काटा तो कितना आ गया? 1/2। दूसरा सवाल, दूसरे सवाल के अंदर घटना क्या बोली है? 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 व 6 के मध्य स्थित संख्या। तो ई के परिणाम लिखें कि ऐसी कितनी संख्या है जो 2 और 6 के बीच में स्थित है। तो वो संख्या हो जाएगी 3 4 5। कितनी हो गई? 3। इसकी प्रायिकता लिखनी है। घटना के परिणाम 3 और कुल परिणाम कितने हैं? 6। काटेंगे तो प्रायिकता आ जाएगी 1/2। तीसरा सवाल, का एक विषम संख्या, यानी अब की बार घटना क्या बोली है? एक विषम संख्या। तो घटना के परिणाम लिख देते हैं कि विषम संख्याएं कितनी है। तो विषम संख्या में 1 है, 3 है और 5 है। तो घटना के परिणाम कितने आ गए? 3। इसकी भी प्रायिकता ज्ञात करें। तो घटना के परिणाम 3 और कुल परिणाम 6। तो प्रायिकता आ जाएगी 1/2। यानी इन तीनों सवालों की जो प्रायिकता है वो अपने पास आ रही है 1/2। आपको सवाल इसी प्रकार से हल करना है कि पहले तो आपको प्रतिदश समष्टि लिख देनी है,
वहां से प्रतिदर्श समष्टि के अंदर जो भी अवयव है वो कुल संभावित परिणाम है। फिर जो घटना सवाल के अंदर पूछी है वो लिखनी है, उस घटना के परिणाम क्या है वो लिखने हैं। फिर प्रायिकता का फॉर्मूला लिखना है। हमने यहाँ पर प्रायिकता का फॉर्मूला केवल नहीं लिखा है, तो आपको वो फॉर्मूला लिखना है कि प्रायिकता बराबर लिखते हैं घटना के परिणाम बटे में कुल संभावित परिणाम। तो घटना के परिणाम 3 थे, कुल संभावित परिणाम 6 थे। सब सवालों के अंदर घटना के परिणाम 3 है और कुल परिणाम 6 है। अगला सवाल, 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। अब यहां से अपने पास कुल परिणाम आ गए हैं कि हम जो भी पत्ता निकाल रहे हैं वो उन 52 पत्तों के अंदर से निकाल रहे हैं, यानी कुल संभावित परिणाम अपने पास बन गए 52। जब भी प्रायिकता का कोई सवाल आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वहां से कुल संभावित परिणाम कितने बन रहे हैं वो लिख देना है। और जैसे ही आपने कुल संभावित परिणाम लिख दिए, यानी बटे में कितना आएगा वो आपके कंफर्म हो गया, हर का मान मिल गया। अब जो घटना पूछी है उसके परिणाम अंश के रूप में लिख देना है, तो वो अपने पास प्रायिकता बन जाएगी। अब पहला सवाल क्या बोला है, पहले सवाल के अंदर क्या घटना पूछी गई है, लाल रंग का बादशाह होना चाहिए। लाल रंग का क्या होना चाहिए, बादशाह। तो घटना के परिणाम भी लिखने पड़ेंगे कि लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं। जब हम ताश की गड्डी के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने कहा था ताश की गड्डी में 4 समूह होते हैं। एक होता है हुकुम, एक होता है चीड़ी, एक होता है पान, एक होता है ईंट। पान खाते तो मुंह लाल होता है, यानी पान के पत्ते वो लाल रंग के होंगे। ईंट भी लाल रंग की होती है, यानी ईंट के पत्ते भी लाल के। नॉर्मली चिड़िया काली होती हैं तो चिड़ी के पत्ते काले। और हुकूमतम काली कहते हैं, यानी काली हुकूमत, यानी हुकुम के पत्ते भी काले। तो पान और ईंट के पत्ते लाल हैं, हुकुम और चिड़ी के पत्ते काले हैं। तो जो पान के पत्ते होंगे वो सारे के सारे लाल रंग के रहेंगे, तो उसके अंदर जो बादशाह आएगा वो भी लाल रंग का। उसके साथ ईंट के जो पत्ते हैं उसमें भी जो बादशाह होगा वो लाल रंग का होगा, यानी टोटल बादशाह 4, और 4 में से 2 लाल और 2 काले। हमें पूछा है लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो घटना के परिणाम हो गए 2। इसकी प्रायिकता निकालनी है, तो घटना के परिणाम 2 और कुल परिणाम 52। काटेंगे तो प्रायिकता हो जाएगी 1/26। दूसरा सवाल, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। फेस कार्ड यानी तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता पूछी है, तो उसके परिणाम लिखने हैं। अब जो अपने पास 13 पत्तों के 4 समूह होते हैं, उन 13 पत्तों में गुलाम के चेहरा होता है, बेगम के चेहरा होता है, बादशाह के चेहरा होता है। यानी एक सेट के अंदर अपने पास ये 3 पत्ते हैं जिनके चेहरे होते हैं। ऐसे अपने पास 4 सेट हैं, तो प्रत्येक सेट में 3 पत्ते हैं, तो 4 सेट के अंदर टोटल मिलाकर पत्ते हो जाएंगे 3 3 3 और 3, यानी 12 पत्ते। यानी फेस कार्ड वाले पत्ते अपने पास कितने हैं, 12। इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो घटना के परिणाम 12 और कुल परिणाम 52, यानी 12/52 काट सकते हैं। ये अपने पास आ जाएगा 6/26, 2 से काटे 3/13, यानी फेस कार्ड वाले पत्ते की प्रायिकता कितनी है, 3/13। अब ये प्रायिकता का मान दिखाता क्या है कि अगर आप उसके अंदर से 13 पत्ते निकालेंगे तो 13 में से 3 पत्ते आपके पास कैसे निकलेंगे, फेस कार्ड वाले। ये उसकी संभावना बताई जा रही है कि 52 पत्ते हैं, उसके अंदर से आप अगर 13 पत्ते निकालते हैं नॉर्मली, तो उसके अंदर से अधिक संभावना ये रहेगी कि 13 में से जो 3 पत्ते होंगे वो फेस कार्ड वाले होंगे। तीसरा सवाल, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, यानी लाल रंग का फेस कार्ड पूछा है। तो उसके परिणाम भी लिखने पड़ेंगे। अब फेस कार्ड वाले पत्ते कितने हैं, 12 हैं। उसके अंदर से 6 पत्ते लाल होते हैं और 6 काले होते हैं। तो यहां पर पूछा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग के पत्ते कौन से, पान और ईंट के। तो पान के अंदर भी गुलाम बेगम बादशाह 3, ईंट के अंदर भी गुलाम बेगम बादशाह 3।
तो 3 + 3 यानी लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने हुए? 6 हो गए। तो ई के परिणाम आ गए 6। इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। घटना के परिणाम 6 और कुल परिणाम 52। 2 से काटा 3 बार, ये कट गया अपने पास 26 बार, यानी 3/26। अगला सवाल, पान का गुलाम। अब की बार घटना क्या है? पान का गुलाम। तो जो पान के पत्ते होते हैं उसके अंदर गुलाम कितना होता है? एक ही होता है। यानी टोटल 52 पत्तों में अगर मैं कहूँ कि पान का गुलाम कितना है, तो पान का गुलाम केवल एक ही होता है। यानी घटना के परिणाम कितने हो जाएंगे? 1। घटना के परिणाम हो जाएंगे 1 और इसकी प्रायिकता 1/52। अगला सवाल, हुकुम का पत्ता। तो अपने पास कुल परिणाम कितने हैं? 52 है, यानी बटे में कितना लिख देना है? 52। और घटना क्या है? हुकुम का पत्ता। तो हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? तो 52 पत्तों में हुकुम के पत्ते होते हैं 13, यानी घटना के परिणाम हो गए अपने पास 13, कुल परिणाम 52। 13 से काटा, 13 एकम 13, 13 चौक 52, तो प्रायिकता आ जाएगी 1/4। फिर कहा है ईंट की बेगम। तो कुल परिणाम तो अपने पास 52 ही है, यानी बटे के अंदर तो कितना लिखना है? 52। अब घटना क्या बोली है? ईंट की बेगम। तो अपने पास 52 पत्तों में ईंट की बेगम कितनी होती है? ईंट के अंदर बेगम केवल एक ही आती है, यानी टोटल 52 पत्ते हैं, उसमें ईंट की बेगम केवल एक है, यानी प्रायिकता हो जाएगी 1/52। अच्छे सवाल है, यहाँ से आपके पास छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं और अपने पास प्रायिकता है, वहां से सारे 1-1 नंबर के प्रश्न बन रहे हैं। तो आपको यहाँ से सिंपल सी चीजें लिखनी है कि कुल परिणाम, घटना क्या है, घटना के परिणाम, प्रायिकता का फॉर्मूला और प्रायिकता, इतनी सी चीजें लिखनी है बस। अगला सवाल, ताश के 5 पत्तों, यानी अब की बार ताश की गड्डी की बात नहीं कही है, केवल ताश के 5 पत्ते लिए हैं, यानी अब की बार कुल संभावित परिणाम है वो 52 नहीं रहेंगे। अगर ताश की गड्डी बोलते हैं तो 52 हो जाता है, और केवल संख्या पूछी है तो वहां पर जो संख्या है वही कुल परिणाम हो जाएगा। तो ताश के अपने पास केवल 5 पत्ते हैं। वो 5 पत्ते कौन से हैं? ईंट का दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है। यानी ईंट का दहला, ईंट का गुलाम, ईंट की बेगम, ईंट का बादशाह और ईंट का इक्का, ये अपने पास 5 पत्ते हैं। तो यहां से कुल संभावित परिणाम क्या हो जाएंगे? कुल पत्ते अब की बार कितने अपने पास? 5 है, तो कुल संभावित परिणाम है वो भी कितने हो जाएंगे? 5। यानी यहां से ये फिक्स हो गया कि बटे में केवल कितना लिखना है? 5 लिखना है। फिर इनमें से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? कि निकाला गया पत्ता एक बेगम है, यानी घटना क्या है? ईंट की बेगम, या सबके साथ ईंट लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि ये जो गुलाम है वो ईंट का है। आगे ये जो ईंट लिखा हुआ है वो सबके लिए कॉमन रूप से है, यानी ईंट का दहला है, ईंट का गुलाम है, ईंट की बेगम है, ईंट का बादशाह है और ईंट का इक्का है। तो घटना क्या है? ईंट की बेगम होने की प्रायिकता बतानी है। तो ई के परिणाम कितने हैं? ई के परिणाम कितने हैं? 1 है। आप चाहे तो यहाँ पर प्रतिदर्श समष्टि भी लिख सकते हैं। प्रतिदर्श समष्टि में क्या आ जाएगा? ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, ये अपने पास प्रतिदर्श समष्टि है। और इसके अंदर ई यानी घटना, घटना है ईंट की बेगम। तो ईंट की बेगम कितनी है? 1 है, तो घटना का परिणाम 1। इसकी प्रायिकता, तो घटना का परिणाम बटे कुल परिणाम, तो घटना का परिणाम 1 और कुल परिणाम 5, तो प्रायिकता आ जाएगी 1/5। यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। देखना, अब की बार क्या किया है कि जैसे हमने पहली बार पत्ता निकाला था तो वहां पर ईंट की बेगम आ गई थी, उसको हमने साइड में रख दिया है। अब ईंट की बेगम को साइड में रखा, यानी अब पत्ते 5 नहीं है, अब टोटल रिजल्ट अपने पास 4 अवेलेबल है।
यानी अब की बार जो प्रतिदर समष्टि होगी उसके अंदर ये ईंट की बेगम नहीं लिखेंगे। यानी अब की बार है अपने पास ईंट का दहला गुलाम बेगम नहीं है, बादशाह है और इक्का है। यानी कुल परिणाम अब कितने हो गए? कुल परिणाम पहले 5 थे, उसमें से अब बेगम हमने हटा दी है, तो कुल परिणाम अब बचे अपने पास 4। घटना क्या है कि अब एक और पत्ता निकाल रहे हैं, उसके इक्का होने की प्रायिकता पूछी है। यानी घटना ए के अंदर घटना क्या है? इक्का होना। इक्का होना। तो ई के परिणाम कितने हो जाएंगे? इक्के कितने हैं? इक्का है अपने पास 1, उसकी प्रायिकता घटना का परिणाम 1 और कुल परिणाम अब कितने हैं? अब हैं 4, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/4। इसका सवाल नंबर बी कि एक बेगम है, यानी यहां पर घटना क्या बोली है? एक बेगम होना। अब पहले जो पत्ते थे उसमें बेगम कहते हैं कि निकल आई थी, उसको हमने साइड में रख दिया था। तो अब जो पत्ते हैं उनके अंदर बेगम नहीं है। अब बेगम अगर इस पत्तों के अंदर मौजूद ही नहीं है, तो जब हम कोई पत्ता निकालेंगे तो उन पत्तों के अंदर क्या बेगम आ सकती है? उन पत्तों के अंदर बेगम नहीं आएगी। ये एक असंभव घटना है, तो इसकी प्रायिकता कितनी लिखेंगे? 0। तो ई के परिणाम भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। ई के परिणाम यानी बेगम होने के परिणाम कितने हैं? 0। तो उसकी प्रायिकता अगर लिखना चाहते हैं तो 0/4 कितनी आ जाएगी? 0। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि यह एक असंभव घटना है, अतः इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0। ये भी सवाल अच्छे हैं। अगला सवाल, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। यानी 12 खराब हैं, 132 अच्छे हैं, तो टोटल अपने पास पेन कितने हो गए? 12 और 132 144। लिख सकते हैं कि खराब पेन कितने हैं? 12 है। अच्छे पेन कितने हैं? 132। तो कुल पेन कितने हो गए? 12 + 132। कुल पेन हो गए अपने पास 144। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। यानी घटना क्या बोली है? अच्छा पेन होना। तो ई के परिणाम लिखें कि अच्छे पेन कितने हैं? तो अच्छे पेन है अपने पास 132। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ज्ञात कर सकते हैं। घटना के परिणाम बटे में कुल संभावित परिणाम। ये कुल पेने हैं, वो कुल संभावित परिणाम है। क्योंकि जब आप उस ग्रुप में से पेन निकालने जाएंगे तो उस ग्रुप के अंदर आपके पास कितनी पेन अवेलेबल हैं? टोटल आपके पास 144 ऑप्शन है, जिसके अंदर से आपको एक को सिलेक्ट करना है। यानी कुल जो आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल है वो कुल संभावित परिणाम है, और वो कितने हैं? 144। तो बटे में आ जाएगा 144, और ऊपर घटना के परिणाम यानी अच्छा पेन होना, और अच्छे पेन कितने हैं? 132। तो ये आ गया 132। इसको काटें, 12 से काटेंगे, ये 12 से कटा 11 बार, और ये कट जाएगा अपने पास 12 बार। यानी प्रायिकता आ जाएगी 11/12। अगला सवाल,
20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, यानी ये 20 बल्बों का एक ग्रुप है जिसके अंदर 4 खराब हैं। तो अच्छे कितने हैं? 16 हैं। 16 अच्छे हैं और 4 कैसे हैं? खराब। तब जाके ग्रुप के अंदर टोटल बल्ब कितने बने? 20। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? यानी पहले लिख देते हैं कि टोटल बल्ब कितने हैं। खराब बल्ब कितने हैं? 4 हैं। तो टोटल 20 हैं, 4 खराब हैं, तो अच्छे कितने हो जाएंगे? अच्छे हो जाएंगे 16। तो कुल बल्ब कितने हो जाएंगे? 4 + 16 20। यानी ये अपने पास कुल संभावित परिणाम है। ये क्या है? कुल संभावित परिणाम। तो कुल संभावित परिणाम हो गए अपने पास 20। प्रायिकता क्या पूछी है? कि यह बल्ब खराब होगा, यानी घटना है बल्ब खराब होना। बल्ब कैसा होना? खराब। तो घटना के परिणाम लिखने हैं। घटना क्या है? खराब बल्ब होना। तो खराब बल्ब कितने हैं? 4 हैं। इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो घटना के परिणाम 4, कुल परिणाम 20। 4 से काटा कितनी बार? 5 बार। तो प्रायिकता आ गई 1/5। दूसरा सवाल, मान लीजिए कि जो पहला सवाल था उसके अंदर जो बल्ब हमने निकाला था वो खराब नहीं है, यानी वो बल्ब कैसा था? अच्छा था। यानी यहाँ पर जो खराब बल्ब चुना था वो खराब नहीं, कैसा निकला? अच्छा। यानी वो 16 में से चुना गया था। तो इसे न ही दोबारा बल्बों के साथ में मिलाया जाता है। तो जो बल्ब निकला वो अच्छा था, उसको वापस हमने मिक्स नहीं किया है, यानी उसको साइड में रख दिया। यानी अब अपने पास जो बल्ब बचे वो कितने हैं? 19। 19 के अंदर 4 तो अभी भी खराब मौजूद हैं, क्योंकि जो बल्ब हमने निकाला वो अच्छा था, यानी वो 16 में से निकला था। बाहर जो बल्ब रखा गया है वो इन 16 में से रखा गया है। तो 16 में से एक कम हो गया। अच्छे बल्ब अंदर कितने बचे? 15। खराब अभी भी 4 के 4 मौजूद हैं। तो अब कुल बल्ब कितने हो जाएंगे? अब कुल बल्ब हो जाएंगे 19। यानी दूसरे सवाल के अंदर लिख सकते हैं कि खराब बल्ब अब भी कितने हैं? 4 हैं, लेकिन अच्छे बल्ब हैं वो कम हो गए हैं, क्योंकि एक जो बल्ब निकाला वो अच्छा था, उसको हमने साइड में रख दिया है, वापस मिक्स नहीं किया है। तो अच्छे बल्ब अब 16 नहीं है, कितने हैं? 15 हैं। तो कुल बल्ब यानी कुल परिणाम कुल परिणाम 20 नहीं रहेंगे, कितने रह जाएंगे? 19। इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब नहीं होगा। अब वापस एक बल्ब निकाल रहे हैं, यानी वापस एक बल्ब निकाला और उसके लिए घटना क्या बोली अब की बार? कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। बल्ब खराब नहीं है, इसका मतलब कैसा है? अच्छा है। यानी घटना है अच्छा बल्ब होना। खराब नहीं है मतलब कैसा है? अच्छा है। तो प्रायिकता लिखनी है अच्छा बल्ब होने की। घटना हो जाएगी अच्छा बल्ब होना। तो ई के परिणाम क्या हो जाएंगे? ई यानी अच्छे बल्ब। तो अच्छे बल्ब कितने हैं? 15 है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? घटना के परिणाम बटे में कुल परिणाम। कुल परिणामों की बार कितने हैं? 19 और घटना के परिणाम 15। तो प्रायिकता हो जाएगी 15/19। अगला सवाल, एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से लेकर 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित संख्या 2 अंकों की एक संख्या होगी। यानी अपने पास 90 डिस्क अवेलेबल हैं। एक पेटी है जिसके अंदर कितनी डिस्क रखी गई है? 90। यानी कुल अपने पास जो ऑप्शन अवेलेबल है निकालने के लिए वो 90 हैं। तो कुल संभावित परिणाम डायरेक्ट लिख देंगे 90। और सब डिस्क पर एक एक संख्या लिखी हुई है, वो संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है और 90 पर जाकर खत्म हो रही है। कुल संभावित परिणाम कुल संभावित परिणाम हो जाएंगे 90। पहले सवाल में घटना क्या है? 2 अंकों की एक संख्या
उसके अंदर से एक डिस्क निकाल रहे हैं, उस पर अंकित संख्या के बारे में क्या कहा है कि वो एक 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। दो अंकों की संख्या। तो घटना के परिणाम लिखें। जब 1 से लेकर 90 तक संख्या होती है तो उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी ये 9 संख्या है जो सिंगल डिजिट में होती है। इसके बाद में जो संख्या स्टार्ट हो रही है, जैसे 10 से स्टार्ट करें और 90 तक जाए, सारी की सारी संख्या ये 2 डिजिट के अंदर है। तो यही पूछा है कि 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो 90 में से केवल 9 संख्या ऐसी हैं जो सिंगल डिजिट में है, बाकी संख्या वो डबल डिजिट के अंदर है। 90 में से 9 संख्या वो सिंगल है, बाकी सारी की सारी डबल डिजिट में है। यानी 2 अंकों वाली संख्या कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 81। 10 से लेकर 90 तक सारी संख्या वो 2 अंकों की है और वो टोटल मिलाकर कितनी है? 81। यानी घटना के परिणाम हो गए 81। उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। घटना के परिणाम 81 बटे में कुल संभावित परिणाम वो है 90। 9 से काट सकते हैं, 9 से कटा 9 बार, 9 से कटा 10 बार, तो प्रायिकता आ जाएगी 9 बटे 10। अगला सवाल, एक पूर्ण वर्ग संख्या की बार घटना क्या बोली है? पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब वो संख्या जो किसी का वर्ग है। तो 1 से 90 तक जो संख्या होती है उसके अंदर से कौन कौन ऐसी संख्या है जो किसी न किसी का वर्ग होती है वो लिखने हैं। तो ई के परिणाम कौन कौन सी संख्या है वो किसी का वर्ग कहलाती है? 1 है वो 1 का वर्ग है, 4 है वो 2 का वर्ग है, 9 3 का, 16 4 का, 25 5 का, 36 6 का, 49 7 का, 64 8 का, 81 9 का। अब इसके बाद में अगली जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो होती है 100, लेकिन संख्या है वो 90 तक की लिखी हुई है। यानी यहां पर अपने पास ये परिणाम क्या हो जाएंगे? खत्म। तो ई के परिणाम कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी घटना के परिणाम हो गए 9। इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। घटना के परिणाम कितने हैं? 9। कुल परिणाम कितने हैं? 90। काटेंगे तो प्रायिकता आ जाएगी 1 बटे 10। सवाल नंबर 3, 5 से विभाज्य एक संख्या, यानी अब की बार घटना क्या है? 5 से विभाज्य संख्या। घटना बोली है 5 से विभाज्य संख्या। तो ई के परिणाम क्या हो जाएंगे? वो संख्या जिसके अंदर 5 का भाग जा रहा है। पहली संख्या हो जाएगी 5, फिर 10 15, ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट में कौन सी संख्या होगी जो 5 से विभाज्य होगी? हो जाएगी 90। आप देख सकते हैं 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90, यानी 18 ऐसी संख्या है जिसके अंदर 5 का भाग जा रहा है। तो 5 10 15 90 तक ये अपने पास एपी बन रही है। ये प्रथम पद है, सारवंतर 5 का आ जाएगा। अंतिम पद 90 है, एन का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा? 18, यानी 18 संख्या है जिसके अंदर 5 का भाग जा रहा है। तो ई के परिणाम के रूप में कितनी संख्या लिखेंगे? 18। तो ई की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ई के परिणाम, घटना के परिणाम 18 और कुल परिणाम कितने हैं? 90। 18 से काटें, 18 एकम 18 ये 90, तो प्रायिकता आ जाएगी 1 बटे 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। तो पासा होता है उस पर संख्या होती है 1 2 3 4 5 6। संख्या नहीं होती तो कुछ डॉट वगैरह बने होते हैं और वो डॉट भी संख्या ही बताते हैं 1 से लेकर 6 तक। लेकिन एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिस पर न तो वो डॉट बने हुए हैं न ही अंक लिखे हुए हैं, वहां पर अल्फाबेट लिखे हुए हैं A B C D E और वापस A।
यानी ए 2 बार आ रहा है, बाकी सारे के सारे एक बार है। इस पासे को केवल एक बार फेंका जाता है। अब एक बार फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितने आ सकते हैं? 6 ही आ सकते हैं। पासा फेंक रहे, चाहे अंक लिखे हो चाहे अल्फाबेट हो, पासा फेंका है मतलब कुल परिणाम तो 6 ही आ सकते हैं। तो कुल संभावित परिणाम क्या हो जाएगा? 6। कुल संभावित परिणाम क्या हो जाएंगे? 6। इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त होगा? यानी पहले सवाल के अंदर घटना क्या बोली है? ए प्राप्त होना। जब प्रतिदय समष्टि के अंदर लिख सकते हैं ए, बी, सी, डी, ई और ए। 1 2 3 4 5 6, ये 6 परिणाम हो गए। और घटना क्या है? ए प्राप्त होना। तो घटना के परिणाम लिख देने हैं। यानी ए प्राप्त कितनी बार हो रहा है? ये अपने पास 2 बार हो रहा है, यानी घटना के परिणाम हो गए 2। इसकी प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला लिख देना है यहाँ पर, घटना के परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। घटना के परिणाम कितने हैं? 2 और कुल संभावित परिणाम हैं। काटेंगे तो प्रायिकता आ जाएगी 1/3। दूसरा सवाल, डी प्राप्त होगा। यानी अब की बार ई क्या है? डी प्राप्त होना। घटना क्या है? डी प्राप्त होना। तो घटना के परिणाम क्या हो जाएंगे? डी कितनी बार आ रहा है? एक बार। तो घटना का परिणाम 1। प्रायिकता ज्ञात करें तो आ जाएगी 1/6। घटना का परिणाम 1 था, कुल परिणाम 6 है। सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 20 है, वो अपने बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, इसलिए उसको हमने यहाँ पर शामिल नहीं किया है। हम सीधे जाते हैं सवाल नंबर 21 पे। का 144 बॉल पेनों के समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। ग्रुप है वो 144 का है, जिसमें 20 खराब हैं, तो अच्छे कितने हो गए? अच्छे हो जाएंगे 124। लिख देना है खराब बॉल पेन। खराब बॉल पेन कितने हैं अपने पास? खराब बॉल पेन है 20। अच्छे बॉल पेन कितने हो जाएंगे? अच्छे बॉल पेन हो जाएंगे 124। कुल बॉल पेन कितने हैं? 144। अब कुल बॉल पेन कहें या कुल संभावित परिणाम कहें, क्योंकि अब हम जो भी पेन चुनेंगे वो इन टोटल वैसे ही चुना जाएगा। तो कुल संभावित परिणाम वो है अपने पास 144। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकाल कर आपको देता है, यानी उसके लिए कुल परिणाम कितने थे? 144 से थे, उसके अंदर से उसने पेन चुनकर आपको दी है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे? अब कहा है कि हम वो पेन कब खरीदेंगे? जब अच्छा होगा। यहाँ पर लिखा है आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। तो बोला है आप वो पेन खरीदेंगे। कब खरीदेंगे? जब अच्छा होगा, यानी ये अच्छा होने की प्रायिकता पूछी है। आप वो पेन नहीं खरीदेंगे यानी खराब है, यानी खराब होने की प्रायिकता पूछी गई है। डायरेक्ट सवाल पूछे गए नहीं हैं, ये इनडायरेक्टली पूछे हुए हैं कि आप वो पेन खरीदेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट लिखा होता कि अच्छा पेन होने की प्रायिकता बताइए, डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा है आप वो पेन खरीदेंगे। तो लिखना है हम वह पेन खरीदेंगे जब वह अच्छा होगा। यानी ई बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा पेन होना।
तो ई के परिणाम यानी अच्छा पेन होने के परिणाम कितने हैं? 124 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात करें तो घटना के परिणाम था 124 और कुल परिणाम 144। 2 से काटें 62 बार, ये कट जाएगा अपने पास 72 बार। इसको काटा 31 बार, ये कट जाएगा 36 बार, यानी प्रायिकता आ गई 31/36। सवाल नंबर 2, आप वो पेन नहीं खरीदेंगे। तो हम वो पेन कब नहीं खरीदेंगे? जब वो खराब होगा। यानी यहां पर घटना क्या हो जाएगी? खराब पेन होना। सेम इसी प्रकार की लाइन आपको यहां पर भी लिखनी है कि हम वह पेन नहीं खरीदेंगे जब वह खराब होगी, यानी खराब पेन होने की प्रायिकता पूछी है। ई क्या है? खराब पेन होना। तो ई के परिणाम क्या हो जाएंगे? खराब पेन कितने हैं अपने पास? खराब पेन है अपने पास 20। तो उसकी प्रायिकता घटना के परिणाम 20 और कुल परिणाम 144। काटें, यह आ गया 10/72, 5/36। आप चाहे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल भी कर सकते थे, क्योंकि ये अच्छा पेन होने की प्रायिकता है, खराब पेन होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो एक में से अच्छा होने की प्रायिकता घटा देनी थी। तो एक में से 31/36 घटाते तो भी अपने पास कितना आता? 5/36। उस कॉन्सेप्ट से भी इस सवाल को कर सकते हैं। अगला सवाल, उदाहरण 13 को देखना है। अब उदाहरण 13 हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन उदाहरण नंबर 13 हम हल कर चुके हैं, जहां पर हमने कहा था कि दो पासे अपने पास अलग अलग रंग के, उनको उछालते हैं। तो दो पासों को एक बार उछाले या एक पासे को 2 बार उछाले, परिणाम कितने आते हैं? 6 की घात 2 यानी 36। तो यहाँ पर अपने पास 36 परिणाम आ जाएंगे। वो हमने लिखे थे 1,1 से लेकर 1,6 तक, 2,1 से लेकर 2,6 तक, 3,1 से लेकर 3,6 तक। वैसे ही चलते गए थे और 6,1 से लेकर 6,6 तक हमने लिखे थे। यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित सारणी को पूरा करना है, यानी यहाँ पर कहा है दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना है और यहाँ पर उनकी प्रायिकता पूछी गई है। तो पहले तो हम वो प्रतिदश समष्टि लिख लेते हैं जिसके अंदर वो सारे परिणाम लिखे हुए थे। वो अपने पास आएगा 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, फिर 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, फिर 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6, ये अपने पास वो 36 परिणाम होंगे। बोला है निम्नलिखित सारणी को पूरा करना है। यहाँ पर पासों के ऊपर जो संख्याएं लिखी हुई है उनका योग लिखा हुआ है और नीचे उनकी प्रायिकता है। अब प्रायिकता के अंदर जो बटे में होगा वो कुल परिणाम होगा। तो कुल परिणाम तो अपने पास कितने हैं? 36 हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कुल परिणाम कितने हैं? 36। यानी यहाँ पर ये जो प्रायिकता के मान है इनके सबके बटे में कितना आएगा? 36 आएगा। बटे में तो सब क्या आने वाला है? 36। ऊपर घटनाएं सबके लिए अलग है, यानी यहां पर पूछा गया है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 होने की प्रायिकता 1/36 है।
तो दोनों पासों की संख्याओं का योग 3 होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसके अंदर वो परिणाम लिखने हैं जहां पर इस युग्म की दोनों संख्याओं का योग 3 आ जाए। तो यहां पर आएगा अपने पास 1,2, 2,1। ये दो ही वो परिणाम होंगे जहां पर अंकों का योग 3 आएगा, इसके अलावा कोई परिणाम नहीं आएगा। तो 1 और 2, ये आ गया 2/36। आप काट कर लिख सकते हैं 1/18, उस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अंकों का योग 4 करना है, यानी 1,3, 2,2 और 3,1। 1, 2 और 3 परिणाम होंगे, यानी 3/36। अंकों का योग 5 होना चाहिए, 1,4, 2,3, 3,2, 4,1, यानी 1, 2, 3, 4, 4/36। अंकों का योग 6 होना चाहिए। तो इन 36 परिणामों के अंदर हमें वो युग्म लिखना है जहां पर योग 6 आता है। 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, 5,1, यानी 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा 5/36। अंकों का योग 7 आना चाहिए, यानी 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, 6,1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, माफ कीजिए ये 6/36। अब योग 8 आने की प्रायिकता 5/36 दे रखी है, इसको छेड़ना नहीं है। योग 9 आना चाहिए, तो 9 के लिए यहाँ पर संख्या देखनी है। यहाँ पर 2,6, अधिकतम कितना आएगा, 8 आएगा, यानी ये दो लाइनों के अंदर कोई भी अपने पास युग्म नहीं होगा। यहाँ पर जाना है, योग 9 चाहिए। 3,6, 1, 4,5, 5,4 और 6,3, 1, 2, 3, 4, यानी ये हो जाएगा 4/36। फिर योग 10 चाहिए, यानी 4,6, 5,5, 6,4, यानी 3,3/36। योग 11 चाहिए, यानी 5,6 और 6,5, 2/36। और योग 12 चाहिए, 6,6, एक ही परिणाम होगा। अब ये देखना अपने पास सारी की सारी प्रायिकता आई है, और ये इन सभी की प्रारंभिक प्रायिकता है। इन सभी का योग करेंगे तो एक ही आएगा। आप चाहे तो सभी का योग कर सकते हैं। योग कितना आएगा, 1 आएगा। बटे में तो 36 ही है, आधार के रूप में सब जगह 36 है, तो ऊपर वाली सारी संख्या जुड़ जाएगी। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6, 4 10, 5 15, 6 21, 5 26, 4 30, 33, 2 35 और 1 36। 36/36 कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पर प्रारंभिक प्रायिकता क्या थी कि दोनों पासों की संख्याओं का योग, और सब योग जो हम लिखते हैं उन सभी का योग अपने पास एक ही आएगा। सारी जो प्रायिकता है उन सभी का योग कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ से अपने पास वो बात प्रूफ ही हो जाती है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक प्रायिकताओं का योग 1 होता है। सवाल नंबर 2, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2 से लेकर 11 तक योग आ रहा है, 12 तक, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 आ रही है? सबकी प्रायिकता है वो अलग अलग आ रही है, जैसे 2/36, 3/36, 5/36। कहीं पर भी 1/11 जैसे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, अतः हम कह सकते हैं कि उसका जो तर्क है वो गलत है। विद्यार्थी ने जो तर्क दिया है कि प्रत्येक की जो प्रायिकता है वो 1/11 है, वो तर्क कैसा है, गलत है। अगला सवाल, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। 1 रुपए का सिक्का है, उसको कितनी बार उछाला, 3 बार। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3, यानी कुल परिणाम आ जाएंगे 8। आप चाहे तो प्रतिदर्श समष्टि लिख भी सकते हैं। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। वापस लिख देना है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। एक बार सबके पीछे हेड लिख देना है, एक बार सबके पीछे टेल लिख देना है। तो ये अपने पास टोटल परिणाम बन गए 8। यानी जब एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो अपने पास 8 परिणाम आते हैं। वो 8 परिणाम ये होते हैं, हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल टेल। यानी यही अपने पास टोटल परिणाम होंगे जब हम सिक्के को कितनी बार उछालेंगे,
3 बार। कहा है कि प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है, लिख चुके हैं हम। तीनों परिणाम समान होने पर, यानी 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल जीत जाएगा। यानी या तो तीनों हेड आ गए या फिर तीनों टेल आ गए, या तीनों हेड आ जाए या तीनों टेल आ जाए, तो हनीफ है वो खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता क्या है? तो जीतने के परिणाम कितने हैं? 2 है। हारने के परिणाम कितने हैं? हारने के परिणाम अपने पास 6 हैं। तो लिख सकते हैं हनीफ के हारने के परिणाम, 8 में से हारने वाले परिणाम कितने हैं? 6 हैं। तो हनीफ के हारने की प्रायिकता, हनीफ के हारने की प्रायिकता घटना के परिणाम कितने हैं? 6 और कुल परिणाम कितने हैं? 8। आ जाएगा 3/4। ये हो जाएगा हनीफ के हारने की प्रायिकता। आप चाहे तो पहले जीतने की प्रायिकता निकाल सकते हैं और एक में से उसको घटाकर हारने की प्रायिकता भी निकाल सकते हैं। कि जीतने की प्रायिकता के लिए परिणाम कितने हैं? 2। जीतने के परिणाम 2 हैं, तो प्रायिकता हो जाएगी 2/8। काटेंगे तो 1/4। तो जीतने की प्रायिकता तो 1/4 आई, हारने की प्रायिकता 1 में से घटाएंगे तो आएगी 3/4। हमने 8 परिणाम लिखे, कहा कि तीनों हेड आया तीनों टेल आए तो जीतता है, बाकी हारेगा। तो इसमें हारने वाले परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो हारने के परिणाम 6, तो हारने की प्रायिकता 6/8, काटा तो 3/4। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। एक पासे को कितनी बार फेंका? 2 बार। तो कितने परिणाम आ गए? 36। वो 36 परिणाम अब हम लिखेंगे नहीं, वो परिणाम हम यहां पर लिख चुके हैं, तो इसी की सहायता लेनी है। तो कुल संभावित परिणाम कितने आएंगे? 36 आएंगे। एक पासे को 2 बार फेंका है तो कुल संभावित परिणाम कितने आएंगे? 36। अब पहले सवाल के अंदर घटना क्या बोली है? किसी भी बार में 5 नहीं आएगा। 5 किसी भी बार में नहीं आता है। किसी भी बार में मतलब न तो पहली बार में आता है न ही दूसरी बार में, यानी 5 हमको दिखाई ही नहीं देगा। तो अपने पास जो टोटल 36 परिणाम हैं उसके अंदर देखना है कि ऐसे कितने परिणाम हैं जहां पर 5 नहीं है। तो वो परिणाम देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, इसको काउंट नहीं करेंगे, यहां पर 5 आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस लाइन को लिखना ही नहीं है। 21 22 23 24 और 25, यानी अपने पास घटना के परिणाम हैं 25। यानी 25 ऐसे युग्म हैं जिसके अंदर 5 नहीं है। तो इसकी प्रायिकता लिखनी है, घटना के परिणाम 25, कुल परिणाम 36। तो प्रायिकता हो जाएगी 25/36। दूसरा सवाल कि 5 कम से कम एक बार आता है। कम से कम एक बार मतलब या तो एक बार आएगा या फिर 2 बार आएगा। कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, मतलब 5 हमें दिखाई देगा। तो ऐसे कितने परिणाम है जिसके अंदर 5 आ रहा है? तो 25 परिणाम ऐसे थे जहां पर 5 नहीं आ रहा था, तो 11 परिणाम ऐसे हैं जहां पर 5 आ रहा है। तो दूसरे के अंदर जो घटना है वो क्या होगी? 5 कम से कम एक बार आता है। 5 कम से कम एक बार आता है, तो घटना के परिणाम क्या हो जाएंगे? घटना के परिणाम यानी 5 कम से कम एक बार आना चाहिए। एक बार आएगा मतलब नजर आना चाहिए, 2 बार भी आ सकता है। तो घटना का परिणाम हो जाएंगे 11। उसकी प्रायिकता निकालें तो जाएगी 11/36। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं? सकारण उत्तर देना है। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित 2 पट या प्रत्येक एक बार है।
अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो प्रतिदय समष्टि आती है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। 3 संभावित परिणाम हैं, या तो दोनों हेड आएंगे, दोनों टेल आएंगे, या एक हेड और एक टेल आएगा। प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल हेड वो कितनी हो जाएगी 1/4, क्योंकि कुल परिणाम कितने हैं 4 हैं और घटना का परिणाम 1 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल टी यानी दोनों टेल आने की प्रायिकता क्या है, वो भी कितनी है 1/4। अब कहा एक हेड और एक टेल, प्रोबेबिलिटी 1 हेड 1 टेल। तो एक हेड और एक टेल के लिए घटना के परिणाम कितने हैं 2 हैं और कुल परिणाम कितने हैं 4, यानी प्रायिकता है 2/4, काटा तो 1/2। क्या प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है? 1/3 तो कई बार आ ही नहीं रहा है, यानी ये जो कथन है वो असत्य है। कारण लिख सकते हैं कि 2 चित आने की प्रायिकता 1/4 है, 2 पट आने की प्रायिकता 1/4 है, एक चित और एक पट आने की प्रायिकता 1/2 है। अतः यहाँ पर किसी भी परिणाम की प्रायिकता 1/3 नहीं आ रही है। यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके दो संभावित परिणाम, एक विषम संख्या और एक सम संख्या, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। जैसे ही पासा फेंकते हैं तो वहां पर अपने पास प्रतिदय समष्टि के रूप में 1 2 3 4 5 और 6 आता है। तो प्रोबेबिलिटी सम संख्या कितनी है 2 4 6 3 और बटे में कुल परिणाम 6, प्रायिकता 1/2। प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है विषम संख्या की, विषम संख्या कितनी है, विषम संख्या 1 3 5, यानी घटना के परिणाम 3 और कुल परिणाम 6, तो उसकी भी प्रायिकता 1/2, यानी विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 है। यानी ये वाला जो कथन है वो सही है, पहला वाला जो कथन है वो गलत है। तो इसके साथ ही अपने ये जो एक्सरसाइज 14.1 है ये समाप्त होती है और इसी एक्सरसाइज के साथ अपने जो क्लास 10 मैथ का सिलेबस है वो भी कंप्लीट होता है।